अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्सों में जारी हालिया सैलाबी सूरत हाल एक बड़े इंसानी अलमिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जहां दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में मुसलसल बढ़ते हुए पानी के रेले ने लाखों अफराद को मुतासर किया है और भारत भी अपनी आबी जारहियत में हर हद पार करता जा रहा है। आज भी भारत की जानिब से सलाल डैम के तमाम 12 गेट्स खोलकर एक बड़े सैलाबी रेले को पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया गया। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से दरियाए चनाब में 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला आने का खदशा है, जो आइंदा दिनों में पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल को मजीद खौफनाक बना सकता है। याद रहे कि इस वक्त भी पाकिस्तान में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक सूबा पंजाब में 20 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि 38 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दरियाए चनाब का रेला सियालकोट, वजीराबाद और चिन्योट में तबाही बचाने के बाद झंग में दाखिल हो चुका है, जहां 220 देहात मुकम्मल तौर पर जेर आब आ गए हैं। सैकड़ों घर तबाह और 2 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि खड़ी फसलें भी मुकम्मल तौर पर पानी में बह गई हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यह रेला आज रात मुल्तान से गुजरेगा और अगर बहाव में इजाफा हुआ तो शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डालने की जरूरत पेश आ सकती है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम ने कहा है कि अभी 40,000 क्यूसेक का रेला मुल्तान में दाखिल हुआ है और पीर को दरियाए चनाब में मुल्तान से तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का खदशा है। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक हेड त्रिमू से 7 लाख क्यूसेक जबकि रावी से 90,000 क्यूसेक पानी मुल्तान में दाखिल होगा। हेड मोहम्मद वाला की गुंजाइश 10 लाख क्यूसेक है, तहम जरूरत पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जाएगा। उनका मजीद कहना था कि डिवीजन ने मजमूई तौर पर 2,61,747 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जिनमें 2,38,419 मुल्तान से, 2,307 तिहाड़ी से, 17,068 खानेवाल से और 3,953 लोधरा से शामिल हैं। इसके अलावा 2,55,538 मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। मंडी बहाउद्दीन में हेड कादराबाद बिराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया और फालिया के 140 से ज्यादा देहात मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुके हैं। इसी तरह कबीर वाला में भी पानी बस्तियों में दाखिल हो चुका है और लोग कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। दरियाए सतलुज में बहावलपुर के मुकाम पर 7 हिफाजती बांध टूट गए हैं, जिसके बायस हजारों एकड़ जमीन जेर आब आ गई है। दूसरी जानिब फैसलाबाद में भी दरियाए रावी की बुलंद होती सतह ने खतरे की घंटी बजा दी है। माड़ी पतन से 2,15,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और 1,500 से ज्यादा अफराद को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जा चुका है। मौजूदा सूरत हाल के मजीद संगीन होने से मुतालिक विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने भी खबरदार किया है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि शदीद बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान को नुकसान का सामना है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जबकि चेयरमैन NDM का कहना था कि आइंदा आने वाले हर 2 माह बाद पाकिस्तान को किसी न किसी शक्ल में मौसमियाती तब्दीली के नताइज का सामना होगा। तकरीबन हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़े डिजास्टर्स का सामना है, जिसमें अभी विंटर हैजर्ड्स ने आना है, उसके बाद फिर अर्ली हीट वेव आएगी और अर्ली हीट वेव से जो भी ट्रिगर होगा, जिसमें फॉरेस्ट फायर्स भी हैं और अगले हीट वेव भी है, फिर उसके बाद एक और मानसून। तो ये बहुत शिद्दत के साथ हर 2 महीने के बाद एक बड़ा डिज़ास्टर, बदकिस्मती से ये एक रियलिटी का हिस्सा है। अब क्लाइमेट चेंज को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे लिया जा रहा है। जिस चीज़ को हम क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं, ये एक हकीकत है। टेम्परेचर की इंक्रीज की वजह से जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, वो ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से जो डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, जो ग्लॉफ्स आ रहे हैं, जो तबाहकारी आपके सामने आ रही, वो आपके सामने। क्लाइमेट चेंज को कोई मौसमी बात ना समझे, मौसमी तब्दीली समझे। इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमने मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं त्रिमो पर जुल्करनैन ताहिर, हमारे साथ मौजूद है हेड पंजनत पर अतर फारूक और हेड मोहम्मद वाला पर हमारे नुमाइंदा जांशेर खान मौजूद हैं, जबकि हेड सुलेमानकी से उसामा गौरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों कॉरेस्पॉन्डेंट्स आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा सबसे पहले जुल्करनैन ताहिर के हेड त्रिमो की क्या सूरत हाल है? इस वक्त तकरीबन 4.5 लाख का रेला वहाँ से गुजर रहा है और मजीद वहाँ पे पानी की सतह बुलंद होने का खतरा है, क्या इंतजाम है वहाँ पर?
जी समर, बहुत शुक्रिया। इस टाइम हेड त्रीमू हॉटस्पॉट बन चुका है, सबकी नज़रें हेड त्रीमू पर हैं चूँकि हेड त्रीमू पर इस वक्त जो है तमाम तर प्रेशर है। हेड त्रीमू से पानी क्रॉस करेगा तो फिर मुल्तान साइड पे जाएगा। ये पानी जो है चिन्यूट से सैलाबी बड़े सैलाबी रेले की सूरत में मुख्तलिफ बस्तियों देहातों को उजाड़ता हुआ हेड त्रीमू की जानिब पहुँच रहा है। इस टाइम हेड त्रीमू पर पानी का जो लेवल है वो 4,70,000 क्यूसेक तक जा पहुँचा है। ये पानी हेड त्रीमू को क्रॉस करेगा तो फिर आगे वाली बस्तियाँ, मौजाजात, देहात और कई आबादियाँ इससे मुतासिर होंगी और यही पानी आगे चलकर मुल्तान तक भी पहुंचेगा। इस टाइम हेड त्रीमू पर 4,70,000 क्यूसेक पानी। एक और रेला जो भारत ने छोड़ा है पानी का, वो भी 48 घंटों के बाद त्रीमू पर पहुंचेगा। इस हवाले से इंतजामिया वहां पे कुछ इंतजाम कर रही है इजाफी के एक बड़ा रेला वहां पे जो है वहां से गुजर सकता है। जी, इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो इंतज़ामिया का ये कहना है कि हेड त्रीमू पर जो हेड त्रीमू की कैपेसिटी है वो 8,75,000 क्यूसेक है। 8,75,000 क्यूसेक तक पानी को हेड त्रीमू बर्दाश्त कर सकता है। अभी जो पानी का बहाव है वो 4,70,000 क्यूसेक है। झंग शहर के साथ जो हिफाजती बंद है उसमें आज जो है 2 जगहों से क्रैक आया था जिसे इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से फौरी तौर पर रिपेयर कर दिया गया। और दूसरी जानिब 18 हज़ारी की का जो हिफाजती बंद है उसका एक छोटा बंद, उसके साथ पानी तो लग चुका है। अगर बड़े बंद तक पानी पहुंचता है तो उस पर भी बारूदी मवाद नस्ब है और पाकिस्तान आर्मी की टीमें वहां पर मौजूद हैं। फिर इंतज़ामिया का ये फैसला होगा कि उस बंद को उसमें शगाफ बनाया जाए ताकि शहर को बचाया जा सके और हेड त्रीमू को बचाया जा सके। इस टाइम ये सूरत हाल है कि इंतज़ामिया हाई अलर्ट पर है। हॉटस्पॉट झंग ही है और झंग की जो झंग से पहले चिन्योट और झंग के दरमियानी जो इलाका है उसमें सैकड़ों बस्तियां इस पानी की जद में आ चुकी हैं। आज भी हमने दिन भर कवर किया, हमने देखा आज झंग के इलाके की मुख्तलिफ बस्तियां, मौजाजात जो हैं वो पानी की लपेट में आ रहे हैं और पानी है कि बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, चिन्योट में झंग में पानी की सतह बुलंद हो रही है और अब ये पानी आगे बढ़ रहा है। हेड मोहम्मद वाला की तरफ मुल्तान शहर को भी ज़्यादा खतरात हैं और वहाँ भी इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं कि किस तरह से बचाना है शहर को तबाह होने से, सैलाब से। तो अतर फारूक साहब, क्या वहाँ पे जांचिर खान, क्या इंतजाम है वहाँ पर? आप मौजूद हैं हेड मोहम्मद वाला पर? देखिए, ब्रीचिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं हेड मोहम्मद वाला के ऊपर। बारूदी मवाद अभी नहीं नस्ब किया गया। 2 जगह हैं जहां पर ब्रीचिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। एक हेड मोहम्मद वाला है जहां पर मैं मौजूद हूं, मेरे पीछे ये सारा ब्रीचिंग पॉइंट है। और दूसरा जो ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया है वो यहां से दूर शेरशाह बंद है जिसके ऊपर एक और ब्रीचिंग पॉइंट जो है वो बना दिया गया है। इस वक्त जो मुल्तान की सूरत हाल है, 2 लाख क्यूसेक रेला जो है चनाब से गुजर रहा है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मंडे और ट्यूसडे के दौरान 8 लाख तक ये रेला चला जाएगा। अगर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ये रेला आता है तो डेफिनेटली ये ब्रीच किए जाएंगे, क्योंकि अभी से जो मौज़े हैं यहाँ पर 138 मौज़े हैं जिनको टारगेट किया गया है। पानी ने उस वक्त पेनिट्रेट कर रहा है उन मौज़ों में और कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक 2.5 लाख अफराद जो हैं वहाँ से हमने नकल मकानी कराई है। लेकिन ये फिगर जो है ये ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि हमें किसी भी जगह पे कोई सैलाब मुतासरीन फ्लड बंद के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में नज़र नहीं आ रहे। इनविजिबल हैं, कहाँ हैं कोई पता नहीं। 5 मकामात हैं जो क्लिनिक्स हैं, रिवर बैंक्स के ऊपर जो स्कूल्स हैं वहाँ पर ये रिलीफ कैंप्स ज़रूर बनाए गए हैं 5 जगह के ऊपर, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मुतासरीन यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। मुतासरीन जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा डाटा है जो हमने यहाँ पर देखा है, तकरीबन 60 से 70 हज़ार अफराद अभी तक निकल चुके हैं और 3 लाख से ज़ायद अफराद हैं जो अंदर ट्रैप हैं, फंसे हुए हैं। उनको अभी निकालना है। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया ने, इनके पास इतने हमें रिसोर्सेज नज़र नहीं आ रहे हैं अभी तक कि उनको वो वहाँ से निकाल पाएं। ठीक है, उसामा गौरी साहब, क्या सूरत हाल है सतलुज पर? हेड सुलेमानकी पर आप मौजूद हैं, वहाँ पानी के बहाव की क्या सूरत हाल है? देखिए, दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है और इसी तरह हेड सुलेमानकी भी हॉटस्पॉट बन चुका है और यहाँ पे जो सूरत हाल है वो लम्हा बलम्हा चेंज हो रही है। अगर थोड़ी देर पहले का मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पानी का फ्लो थोड़ा बुलंद हो रहा था, लेकिन अब अचानक से पानी का बहाव कम होना शुरू हो चुका है। पानी का फ्लो कम है क्योंकि इस वक्त यहाँ पे 1,34,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। अगर यहाँ जो सबसे ज़्यादा हाई रेला गुजरा है वो 1,54,000 क्यूसेक का था, लेकिन उसके बाद अचानक से पानी का फ्लो कम होना शुरू हो गया। और क्योंकि इससे कबल जो है गंडा सिंह वाला है, वहाँ का पानी, जो सबसे बड़ी तशवीश और ख़तरे की बात है कि वहाँ का पानी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर पहुँचेगा, जो ख़तरे की बात है, क्योंकि
वहाँ से इस वक्त भी तकरीबन 2,53,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। अब ये आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं कि वो पानी जब यहाँ पे पहुँचेगा तो एक बड़ी तबाही के मनाजिर होंगे और वो तबाही मचाता हुआ पानी जो है वो आगे पहुँचेगा, क्योंकि इस वक्त जो पानी का फ्लो है वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 1,54,000 से तकरीबन 1,34,000 पे 20,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला कम हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ 100 से ज़्यादा मोदाजात हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। तकरीबन 8,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 800 से जो 1,400 से ज़्यादा माल मवेशी हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। तो इंतजामिया हाई अलर्ट है, पाक फौज के दस्ते मौजूद हैं, पुलिस के और दीगर रेस्क्यू 1112 मौजूद है ताकि कोई भी नागहानी सूरत हाल आती है तो उससे फौरी तौर पर निपटा जा सके। फारूक, अब सारा जो प्रेशर है वो आना है हेड पंजनत की तरफ, जहां 5 दरियाओं का पानी आकर मिलेगा और वहां से आगे जो है उस पानी ने निकलना है। तो क्या सूरत हाल है हेड पंजनत के ऊपर? क्या वहां पर इंतजामात मुकम्मल है? अगर कोई रेला बढ़ जाता है उसकी कैपेसिटी से तो वहां भी कोई ब्रिजेस के वाले से इंतजामात किए गए हैं? जी बहुत शुक्रिया समर साहब। इसमें यकीनन कोई शक की बात नहीं है कि इस वक्त अपर पंजाब और जनूबी पंजाब में ये जो 4 हमारे दरिया हैं और एक 5वां दरिया जो हमें विरासत से इंडिया की तरफ से इसमें शामिल है, तो ये 5 दरियाओं का जो सैलाबी सूरत हाल है ये सारी की सारी हेड पंजनत की तरफ गामजन है। इसमें खुशाइन बात यह है कि ये बैक वक्त सारे दरिया जो है इनका जो सैलाबी रेला है ये इकट्ठा नहीं आ रहा। इस वक्त पहले मरहले में जो सबसे बड़ा जो रेला है जो चैलेंजिंग है हमारे हेड पंजनत के लिए, वो इस वक्त मुल्तान से जो कल रात तक जो गुजरेगा 5 से 7 लाख क्यूसेक का जो सैलाबी रेला गुजरेगा वो हेड पंजनत को सबसे पहले टच करेगा। और हेड पंजनत में मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर हेड पंजनत से पहले एक ऐसा मकाम है कि यहाँ पर ये सारे दरिया यकजा होते हैं। तो अब इस वक्त सतलुज की अगर हम बात करें तो सतलुज में भी तकरीबन 50,000 क्यूसेक का जो पानी है हेड पंजनत में शामिल हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर 7-7.5 लाख क्यूसेक का पानी मुल्तान से भी यहाँ आता है तो यकीनन ये मिकदार 8 लाख या उससे तजावज़ कर सकती है। इस सूरत हाल के पेश नज़र चूँकि मैं आपको बताऊँ हेड पंजनत की जो कैपेसिटी है वो 8,40,000 क्यूसेक का पानी ही गुजार सकता है। तो इस सूरत हाल के लिए इंतज़ामिया ने जो है पेशकदमी करते हुए मड वाला एक पॉइंट है हेड पंजनत से थोड़ा पहले, उस पर जो है बारूदी मवाद नस्ब कर दिया गया है। और हिफाजतन अगर ये पानी 8 लाख या इससे ज़्यादा क्यूसेक में जब बड़ा सैलाबी रेला आएगा तो फिर इसको ब्रिज करके ये मुजफ्फरगढ़ अलीपोल के इन इलाकों से जो है गुजार के इसको हेड से क्रॉस कराया जाएगा। तमाम यहाँ जो है इस वक्त हाई अलर्ट है, इंतजामिया की मुकम्मल मॉनिटरिंग है। और अगर आपको मैं बहावलपुर की सूरत हाल बताऊँ तो आज भी 4 से 7 जो बंद हैं ज़िम्मेदारा वो टूटे हैं और निचले दर्जे का सैलाब भी बड़े लेवल पर जो है तबाही मचा रहा है। और यहाँ मुकम्मल हाई अलर्ट है इंतजामिया। 27 के करीब बहावलपुर में फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। और इसी तरह अगर हम हेड पंजनत की भी बात करें तो यहाँ पर भी जो है नकल मकानी का सिलसिला शुरू है। बहुत शुक्रिया अतर फारूक आपका, जुल्करनैन ताहिर आपका, जाकिर खान आपका और सामा गौरी आपका, आपने मुख्तलिफ शहरों से अपडेट किया। नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पंजाब में अब सूरत हाल किस जानिब जा सकती है और इंतजाम क्या है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं DGPDM में इरफान काटिया। बहुत शुक्रिया इरफान अली काटिया साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पहले ही सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है पंजाब के दरियाओं में। भारत ने जो सलाल डैम के 12 गेट्स खोल दिए हैं, मजीद पानी छोड़ दिया है। कुछ अंदाज़ा हो सका है कि ये कितना पानी वहाँ से छोड़ा गया है और ये किस तरह की सूरत हाल जो है ये पैदा कर सकता है मजीद, जो यानी कितना बिगाड़ सकता है सूरत हाल को जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं सैलाबी सूरत हाल है पंजाब के अंदर उसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और ये बिल्कुल आज शाम से बल्कि दोपहर से एक हिजानी कैफियत रही पूरे पंजाब में और हमारे मीडिया में भी कि इस तरह का सलाल डैम से पानी आया। अब ये इस चीज़ को इस तराजुर में भी देखना होगा कि अनफॉर्चुनेटली जो कोई प्रॉपर ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो बदकिस्मती से हमारे जो हमसाया मुल्क है वो बुरी तरह से इसको इन चीज़ों को पे पूरा उतरने से नाकाम रहा है। आप देखें आज के दिन में ही हमें
रूटीन में एक वो जो पिछले चंद दिनों से आ रहा है वो हरीके के मुकाम पे इंडियन हाई कमीशन की तरफ से ये जरूर आया कि हरीके के मुकाम पे हाई फ्लड सिचुएशन सतलुज में होगी। लेकिन जब आपका इंडियन मीडिया भी इतना ज्यादा इस पे शोर मचा रहा है, सोशल मीडिया पे इतना है, तो अगर कोई ऐसी चीज थी तो वो उसको पाकिस्तान के साथ प्रॉपर और ये कम्युनिकेशन 8 चैनल्स लाख के क्यूसेक साथ का वो तकरीबन कम्युनिकेट अंदाजे करना के चाहिए था। मुताबिक बताया जा लेकिन रहा है कि तकरीबन 8 लाख अनफॉर्चुनेटली इस क्यूसेक का तरह रेला की है। कोई भी वाकई ये अंदाजन 8 लाख क्यूसेक का ही रेला है और ये तो काफी बड़ा रेला है। इस वाले से कोई भी कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं बताया गया वहां से। जी, बिल्कुल नहीं बताया गया। और हमने जब इंडस वाटर कमीशन और इरसा को और फेडरल फ्लड कमीशन को इन तमाम अदारों को एक्टिवेट किया, एनडीएमए को रिक्वेस्ट की और अपने पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो तमाम जो अवेलेबल जराए थे उन जराए से ये चीज तो कंफर्म हुई कि सलाल डैम के कुछ पुश्तों को खोला गया है। लेकिन ये क्योंकि एक छोटा डैम है जिसकी टोटल कैपेसिटी 2,10,000 एकड़ फीट के करीब है और ये 78 किलोमीटर अवे है अपस्ट्रीम हमारा जो मराला डैम है, मराला हेडवर्क है। तो इसको पानी का जितनी शिद्दत से ये सोशल मीडिया में 8 लाख 10 लाख इस तरह के क्यूसिक्स का वो अंदाजा लगाया जा रहा था, इस तरह की किसी किस्म की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन कहीं से वो नहीं मिली। और लेकिन मैं यहाँ ये भी बताता चलूं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फिर भी पूरी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न्ड अदारे हैं, तमाम को ये अलर्ट किया कि हमने इस कंफर्मेशन के इंतजार में नहीं रहना। इसके अलावा पाकिस्तान फौज ऑलरेडी तकरीबन हमारे तमाम वल्नरेबल एरियाज जो डाउनस्ट्रीम मराला है उसमें मौजूद है। इंशाल्लाह अवाम से भी हमने अपील की कि इन तो ये इलाकों में अगर कोई कब तक जो है ये भारत से एरियाज थे वहां पे जो सलाल डैम से पानी का रेला छोड़ा गया है, कब तक ये हेड मराला तक पहुंचेगा? जी, इसको रूटीन में 12 से 18 घंटे के अंदर अंदर इसको पानी को पहुंच जाना चाहिए। लेकिन जो पीक हमने पहले गुजार ली है, हमारा अभी तक अपने एस्टिमेशन यही है कि खुदा ना खास्ता इस तरह की अब उस लेवल की कोई दोबारा पीक अचीव इस साल इंशाल्लाह नहीं होगी। इरफान अली काटके साहब, ये बताइएगा कि ऑलरेडी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हो रही है मानसून की, और अपस्ट्रीम अगर आप आएँ तो बालाई इलाकों में भी शदीद बारिश हो रही है, कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो ये मौजूदा जो सूरत हाल है जो ऑलरेडी तशवीशनाक है उसे मजीद कितना एग्रेवेट कर सकती है? जी, बिल्कुल सिचुएशन एग्रेवेट ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि ये तेज बारिशें और टोरेंशियल रेन्स जो हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पंजाब में पिछले 2 दिन से हो रही हैं, ये तमाम इलाके वही हैं जिसमें नारोवाल, सियालकोट, गुजरात के जो ऑलरेडी अंडर वाटर हैं, इनमें बहुत ज्यादा बारिशें हो चुकी हैं। इसके साथ साथ फैसलाबाद डिवीजन हो या साउथ के कुछ अजला हो, इन इन ज्यादातर अजला में ऑलरेडी पानी आ चुका हुआ है और इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ की जो एक्टिविटीज चल रही थी वो बुरी तरह से इसमें मुतासिर हुई हैं। लेकिन हमें अल्लाह से उम्मीद है कि ये 3 और 4 सितंबर तक जब सिस्टम सबसाइड करेगा तो फिर इन जो रेस्क्यू और रिलीफ की एक्टिविटीज हैं इनमें ज्यादा जिद्दत आएगी। अब जब पानी त्रिमू से गुजर कर जा रहा है हेड मोहम्मद वाला की जानब मुल्तान की तरफ, वहाँ आप कॉन्फिडेंट हैं इंतजामात से कि पानी जो है वो शहर को मुतासर नहीं करेगा? और ज़ाहिर अब ये पानी आगे जाना है हेड पंजनद की तरफ, तो वहाँ पर भी आप मुतमईन हैं इंतजामात से कि कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं होगी और गुजर जाएगा वहाँ से ये रेला? जी, बिल्कुल। हम पूरी तरह से इस वजह से मुतमिन हैं कि आपने देखा कि इस साल तीनों रिवर्स में बड़े तारीखी रेले चले, लेकिन किसी भी जगह पे, क्योंकि ये बर वक्त फैसले थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब लम्हा बलम्हा सूरत हाल को खुद देख रही थी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यहाँ क्राइसिस रूम में पीडीएमए में खुद मौजूद रह के जो अगले 24 से 48 घंटे में हमारे ये पानी के बड़े रेले जहां पहुंचने थे, हमने वो जितने ब्रीचिंग सेक्शंस थे उनमें बिफोर टाइम ना सिर्फ फैसले किए ताकि पानी को सेफ पैसेज दिया जाए, और ना उसके नतीजे में आप देखें कि जंग में बड़े नुकसान से हम बचे। जो मेन हमने जंग सिटी को बचाया, इसी तरह जो हमने ब्रीच डाला जंग शोरकोट रोड के ऊपर गढ़ महाराजा ब्रिज के अंदर, उससे हमने ना सिर्फ जो अर्बन गढ़ महाराजा का टाउन था बल्कि हमने शोरकोट के मुल्का बड़े देहात को उससे बचाया। इसी तरह अब जो अगले 24 घंटे हैं इसमें हमारे लिए 2 क्रिटिकल पॉइंट ज्यादा हैं। एक तो 24 से 36 घंटों के दौरान जब हेड सदनाई पे रावी का पानी पहुंचेगा तो उसकी, क्योंकि हेड सदनाई की जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो सिर्फ 1.5 लाख है और लाहौर से आपके इलम में है कि 2,20,000 क्यूसेक निकला,
जो आगे बल्लोकी में 2,30,000 क्यूसिक हो गया, तो वहां हमें खदशा है कि शायद हमें ब्रीच करना पड़े। उसकी पूरी तैयारी और पूरी तरह से तमाम रिसोर्सेज मोबिलाइज करवा दिए गए हैं। टेक्निकल कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी इन पॉइंट्स के ऊपर मौजूद है। जब ये वाला तो वैसे जो है अब आप वैसे जो है अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पंजाब के अंदर जो बड़ा खतरा था वो खतरा तकरीबन टल चुका है और ये पानी अब ये नीचे की जानिब जो है वो बहना शुरू हो गया है और इतना ज़्यादा मजीद किसी बड़े सैलाबी रेले का खतरा भी नहीं है और अब ज़्यादा किसी बड़ी आबादी के हिट होने का खतरा भी नहीं है। नहीं, अब ऐसा कहना इस वजह से कबल वक्त होगा कि जैसे मैंने कहा अगले 24 से 36 घंटे में सदनाई पे शायद हमें ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट करना पड़े। इसी तरीके से जब ये रावी का पानी सदनाई से चनाब के पानी के साथ मिलेगा तो हेड मोहम्मद वाला पे 8 से 8.5 लाख क्यूसिक जाएगा, जो वहां के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लिहाजा तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और मेन इसमें फोकस है अवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान अली काठिया साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे डीजीपीडीए में पंजाब इरफान अली काठिया की, जिनका कहना है कि अगले 24 से 36 घंटे बड़े अहम हैं। उसमें बड़े सैलाबी रेले जो हैं वो हेड सदनाई से और हेड मोहम्मद वाला से गुजर सकते हैं, जहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि मज़ीद कौन कौन से शहरों में बारिशों का खतरा है, खदशा है और ये कितनी ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। इसके साथ साथ ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की इतलात भी आ रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए हैं, जिससे दरियाए सिंध में मज़ीद सैलाब का खतरा है और जो हमारी मौजूदा अप्रोच है वो कितनी बेहतर है और इस सैलाबी सूरत हाल से आइंदा के लिए हम कैसे बच सकते हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को पहले ही सैलाबी सूरत हाल का सामना है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने मुल्क के बालाई इलाकों में और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। मानसून का नवा स्पेल मुल्क में शुरू हो चुका है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशें हो रही हैं। पहले से जो सैलाब मुतासर इलाके हैं उन्हें ये जो बारिश का नया स्पेल है ये कितना मुतासर कर सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डीजी महकमा मौसमियात साहबजाद खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, बालाई इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब के कई शहरों में शदीद बारिशें हो रही हैं। ये बारिशें कितने दिन तक चलेंगी और इनसे भी क्या कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है? अभी ये बारिशें जो है ना उनसे अर्बन फ्लडिंग तो है, पेशावर में 2 दिन पहले थी। बाकी ये बारिशें जो है ना लाहौर में भी तकरीबन आप कह लें कि बारिश हुई है, लेकिन इतनी वो पैदा नहीं हुआ सूरत हाल। लेकिन ये सिलसिला जो है ना 2 दिन ये फैला रहेगा और इससे तकलीफ तो होगी लोगों को। लेकिन अर्बन ये दरियाई सूरत हाल जो है वो पहले ही काफी कशीदा है, लेकिन फर्दर इतना ज्यादा पानी आने के चांसेस नहीं। हम कहें कि जी दोबारा वही रेला इस तरह का आ जाएगा। बाकी जो है मौसम तो अभी तक देखें जी, मानसून जो है वो सीजन सितंबर का महीना, आज अगस्त की जो है तकरीबन आप कह लें कि जी आखिरी दिन है। तो ये सूरत हाल जो है ना अगले महीने में भी अभी रहेगी। सर, इसके अलावा ये बताएं कि दरियाए सिंध के अंदर भी सैलाबी सूरत हाल के खतरात का इजहार किया जा रहा है, खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि जिस तरह से ग्लेशियर्स वहाँ पर मेल्ट हो रहे हैं। कुछ सर मजीद डिटेल्स आ सकती है कि कितने ग्लेशियर्स इस वक्त उनके मेल्ट होने का खतरा है, ग्लाफ के हवाले से कितने वहाँ पे जो है वो झीलें फटने के हवाले से खतरात हैं ग्लेशियर्स की, क्या रिपोर्ट है वहाँ के हवाले से? देखें ग्लाफ का भी इवेंट अभी भी टेम्परेचर काफी हाई है, लेकिन आपकी दरियाई सूरत हाल इंडस में तो तभी आती है कि जब ये ज्यादा हो। इंडस में अभी इस वक्त किसी जगह पे मीडियम है, किसी जगह पे लो है। बहुत शुक्रिया साहबजाद खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की डीजी महकमा मौसमियात साहबजाद खान की, जिनका कहना है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जारी जो मानसून के नवे स्पेल की बारिशें हैं वो अर्बन फ्लडिंग तो कर सकती हैं, लेकिन जो मौजूदा दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है उसमें शायद ये कंट्रीब्यूट ना करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान में जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है दरियाओं के अंदर और जो मानसून से पाकिस्तान इस साल मुतासिर हुआ है, इससे कैसे बचा जा सकता है और जो मौजूदा हमारी हिकमत अमली है वो कितनी मौसर है, उसमें किस तरह की तब्दीलियाँ होनी चाहिए, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आबी अमूर की माहिर नौरीन हैदर साहब। बहुत शुक्रिया नौरीन हैदर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या कोई हल है पाकिस्तान के पास? जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल का पाकिस्तान को सामना है, हम सिर्फ जो है जब सैलाब आता है बचाव, रेस्क्यू और रिलीफ में मसरूफ़ हो जाते हैं, हमारे पास कोई बड़ा प्लान उस तरह से नज़र नहीं आ रहा।
तो क्या कोई हल है हमारे पास काबिल अमल के? अब सैलाब तो चुके आने हैं, अगले साल भी आने हैं, तो हम कैसे निकल सकते हैं सूरत हाल से? जी, बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब, आपने अपने प्रोग्राम में दोबारा याद किया। हल डेफ़िनेटली मौजूद है और ये हल कोई ऐसा नहीं है कि आई मीन इट्स नॉट रीइन्वेंटिंग द व्हील। हल मौजूद है और हमारे सामने दुनिया में बहुत सारे ममालिक ने अपने मुल्कों में जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की है उसके हल बड़े मौसर उसके नताइज निकले हैं। तो अगर कोई हल करना चाहता है तो जो इस फील्ड के माहिरीन हैं वो मुद्दतों से वो हल बता रहे हैं और मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में दोहरा देती हूँ। 3 स्टेप हल है इसका और इसमें पाकिस्तान के लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन और बहुत मौसर हल है। पहली बात ये है कि हमें अपने नॉमेनक्लेचर को रिवाइज करना पड़ेगा। जब आप अपने नॉमेनक्लेचर में सैलाब को या रिवर्स को एक तबाही कहना शुरू कर देते हैं कि ये इट्स अ डिजास्टर। Rivers and river flow and floods are naturally, they are not disasters. ये कोई तबाहकारियां नहीं होते। ये एक मिलियंस ऑफ सालों से चलता हुआ फिनोमेना है जो कि एक बिल्कुल नेचुरल और कुदरती अमल है और एक कुदरती तरीके से इन दरियाओं ने चलना होता है। ये पेरिलियल रिवर्स हैं। ये साल में कुछ देर के लिए अपने जोबन पे आते हैं जिसमें बरसात का महीना होता है, मॉनसून उसको हम कहते हैं, जिसके अंदर बारिशें ज्यादा होती हैं, ग्लेशियर्स पिघलते हैं और दरियाओं में पानी ज्यादा आता है। ये एक बिल्कुल कुदरती अमल है, ये तबाही नहीं है। अब तबाही वो इस तरह बन जाती है कि जब उसके साथ पुअर गवर्नेंस की वजह से और इंक्रोचमेंट्स की वजह से दरियाओं के रास्ते में लोग बैठे हुए हैं, तजावुजात हैं, गलत तामीरात हैं, गलत जगह पर बने हुए रोड्स हैं और बंद हैं और बहुत सारी जगह पर उस दरिया के अंदर रुकावटें खड़ी की गई हैं, तो वो दरिया उन रुकावटों से टक्करे मारता है और अपना रास्ता तब्दील करता है। अगर आप इसका मुअस्सर हल चाहते हैं तो मैं अरबाब इख्तियार से, सीएम पंजाब से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से और जो हमारे मुल्क में अरबाब इख्तियार हैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि इफ्स एंड बट्स के बगैर, किसी वॉटरबाउटरी के बगैर आप दरियाओं को बहने दें। लेट द रिवर्स फ्लो और फिर आप देखेंगे कि कोई दरिया किसी जगह पर भी, चाहे वो इंडस प्लेन्स के दरिया हो, चाहे उनकी ट्रिब्यूटरीज हो, कोई भी दरिया जो है वो तबाहकारी नहीं लाएगा। दरिया तो कुछ तो जरूरी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने भी पड़ते हैं, जिस तरह से हेडवर्क्स हैं, बैराजेस हैं, जिनकी जरूरत है, वहां से अपने पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जो है आपाशी के लिए। बाकी जो है पानी की जो तकसीम होती है नहरों के जरिए, तो वो तो जरूरी होते हैं। अब कई बैराजेस हैं, कई हेडवर्क्स हैं कि जिनकी कैपेसिटी कम है, पानी वहां पे ज्यादा आ गया है, जिसकी वजह से ब्रिजेस करके पानी को निकालना पड़ रहा है, तो वो भी सैलाब की वजह बन रहा है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स हैं और ये ब्रीचेस इनके एसओपीज का हिस्सा होते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है। जब से ये बैराजेस बने हैं, मार्जिनल बंद्स को तोड़ना और लेफ्ट मार्जिनल बंद और राइट मार्जिनल बंद देख के तोड़े जाते हैं। ये इनके ऑपरेशनल मैनुअल का हिस्सा होते हैं और ये बैराजेस इसी तरह ऑपरेट होते हैं। मैं बैराजेस की बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारी जगहों में, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जो इस वक्त कुछ सड़कें बनी हैं जो कि एमपीएज और एमएनएज अपने इलाकों में अप्रूव करा लेते हैं डेवलपमेंट बजट में, वो सड़कें बाज़ औक़ात इतनी गलत जगह पर बनी होती हैं कि वो दरियाओं का नेचुरल रास्ता ब्लॉक करती हैं और अच्छा, दूसरी बात, आप कहते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यह है कि दरियाओं के दोनों साइड्स पे जो जगह हैं उनको वेटलैंड्स में कन्वर्ट किया जाए, ग्रास लैंड में कन्वर्ट किया जाए, मार्शेस बनाया जाए, जो कि दरिया का, जिसको हम कहते हैं बेट होता है, जो दरिया का एक तो दरिया का बैंक्स है, उनके किनारे हैं, और एक आप दरिया के अंदर जो उसकी दरिया जो सीजनल बहता है और अपनी जगह वक्ती तौर पे छोड़ देता है और वो सुकड़ जाता है पानी की कमी की वजह से, उस जगह पर भी जो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं वो बैराजेस और बंद की कंस्ट्रक्शंस नहीं है, वो इंक्रोचमेंट्स हैं, उनको हटाना पड़ेगा। दरियाओं को आप बहने देंगे, उनको अपना मैक्सिमम इनंडेशन पॉइंट तक बहने देंगे और उनके दोनों साइडों के ऊपर ग्रासलैंड्स होंगे, तो वो दरिया आपको ना सिर्फ ये कि खराब नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन मार्शेस और इन ग्रासलैंड्स की वजह से जो कार्बन कैप्चर होगा उससे पूरे इलाके के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, उसकी तमाम तर पोल्यूशन को वो वेटलैंड्स तो जो आजकल बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के डैम्स बनाने बड़े ज़रूरी हो गए हैं। जो हालिया सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, इसने इस अहमियत को मज़ीद उजागर किया है कि डैम्स पर इत्तफाक राय पैदा किया जाए।
अब समझती हैं ये काबिल अमल सोल्यूशन है डैम्स वाला? डैम्स बिल्कुल बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि अगले डैम्स भी जो हैं वो भी हमारे लिए अब वो आधे आधे सिल्ट से भर गए हैं। देखिए, पंजाब में जब ईस्टर्न रिवर्स दाखिल होते हैं, सादी सी बात है, मैं तो हैरान हूं कि लोग हर साल सैलाब देखते हैं, नए सिरे से वो सारी बातें पूछते हैं। ये जो ईस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान में कश्मीर से दाखिल होते हैं, जिसके अंदर चनाब है, रावी है, उसके बाद सतलुज है, ब्यास तो पहले ही वो शामिल हो जाता है रावी के अंदर, और एक बहुत बड़ा दरिया तवी जिसका नाम है, जो कि चनाब मिल जाता है पाकिस्तान में एंटर होने से थोड़ा सा पहले, जरा सा वो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर चनाब के अंदर जम हो जाता है। देखें, ये सारे दरिया पाकिस्तान में जब दाखिल होते हैं तो वो बिल्कुल प्लेन जगह के ऊपर दाखिल होते हैं, यानी कि वो मैदानी इलाकों में दाखिल होते हैं। मैदानी इलाकों में कहां पर आपने इनके ऊपर डैम बनाने, कौन सी जगह है जहां पर आप कहते हैं कि जी इन ईस्टर्न रिवर्स जिनमें अब फ्लड आया हुआ है कोई जगह प्लेन्स में जहां पर इनके लिए डैम्स बनाए जा सकें? जो आप पानी रिजर्वॉयर्स की बात करते हैं, उनके लिए भी डैम्स की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफिल्ड डैम है वो तरबेला है, उसके अंदर 7 मिलियन एकड़ फीट पानी की मैक्सिमम गुंजाइश है, जबकि हमारे पास जो ऑल्टरनेट रिजर्वॉयर्स बनाए जा, जो ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ वाटर स्टोरेज किए जा सकते हैं, वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियन एकड़ फीट हैं। दरियाओं के नीचे साफ पानी, पोर्टेबल वाटर, क्लीन वाटर रिजर्वॉयर की शक्ल में ऑलरेडी मौजूद होता है, आपने सिर्फ उसको टैप करना है। देखें, डैम कभी भी कोई फीजिबल हल नहीं होता। डैम्स बहुत महंगे, छोटे से छोटा डैम जो है, जो कि दासू आप समझ लें, वो इस वक्त 12 से 20 बिलियन डॉलर का बनेगा और उसकी कोई रिटर्न नहीं है। आप मुझे बताएं कि उस पानी से जो आप डैम स्टोरेज करेंगे, उस पानी से अगर आप थोड़ी सी सब्जियां और क्रॉप्स ज्यादा उगा भी लेंगे, क्या उसका रिटर्न 20 बिलियन डॉलर के बराबर होगा और कब तक होगा? अच्छा नूरी साहब, ये बताइएगा कि अब जाहिर है पानी पंजाब से बढ़ रहा है सिंध की तरफ, अगले 3-4 रोज में सिंध में दाखिल होगा ये पानी। तो अभी तक तो सिंध में बताया जा रहा है कि बहुत बड़े अल्दो सुपर फ्लड होगा पंजनत के मुकाम पर, पंजनत से आगे जो है सुपर फ्लड का होने सामना होगा, और कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा नहीं है फिलहाल। आपको क्या लगता है कि ये दरिया जब नीचे जाएगा सिंध की तरफ तो वाकईतन कोई तबाही के ज्यादा खतरात जो है वो नहीं है? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जो बार बार सुपर फ्लड कहा जाता है ना, देखिए फ्लड की सिचुएशन तब हम कंसिडर करते हैं जबकि जो एस्टिमेटेड रिवर का बैंक है वो एस्टिमेटेड बैंक से बहुत ज्यादा दूर निकल जाए। अब इस वक्त रावी में भी फ्लड तो आया, उससे नुकसानात तो हुए, लेकिन रावी अपने ऑप्टिमम पे बह रहा है, उससे ज्यादा नहीं हुआ। रावी में ये पानी बहने की प्रिडिक्शन मौजूद थी कि जी ये इतना पानी आएगा, और इससे पहले इतना पानी आ चुका है रावी में। इस वक्त इंडस रिवर जो है, जो दुनिया का बहुत बड़ा रिवर है, चौथा बड़ा रिवर है, उसमें 1.4 मिलियन क्यूसिक्स की गुंजाइश है। 1.4 मिलियन क्यूसिक्स सखर गुजार लेता है। इससे ज्यादा अगर पानी हो जाए तो फिर वही जो आप कह रहे थे ना, मार्जिनल बंद जो होते हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। ये एक प्रोसीजरल काम है, ये कोई डिजास्टर की सिचुएशन, ये प्रोसीजरल काम है। जब बंद के ऊपर, जब बैराजेस के ऊपर जब प्रेशर होता है तो फिर उनके मार्जिनल बंद जो हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। ये एक फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर 1.4 मिलियन क्यूसिक्स गुजरा इंडस में से, तो इंडस गुजार लेगा, और सखर बैराज से भी वो गुजर जाएगा। लेकिन कुछ जगह अगर मार्जिनल या ये जो बंद होते हैं, जो स्पर्स होते हैं, दरियाओं के किनारे टूटे और पानी गया, तो वो उसके करीब कोई बहुत बड़ा ऐसा मुझे नहीं नजर आ रहा, कोई ऐसा शहर जो कि फौरी तौर पे खतरे की जद में हो। इसके बावजूद रूरल एरिया में जो कच्चे का इलाका कहलाता है, जो एक्चुअली वाटर इनंडेशन के जिस वक्त इनंडेशन ज्यादा होती है तो वो दरिया के अंदर आ जाता है एरिया, कच्चे का जो एरिया, उसके ऊपर जाहिर है रिवर फैलता है, और वो उसकी नेचुरल टेरेन है। बहुत शुक्रिया नौरीन हैदर साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे भारत में बैठकर चीन के खिलाफ बातें करने वाले नरेंद्र मोदी, चीन को जो है तड़ियां लगाने वाले नरेंद्र मोदी जब चीन पहुंचे तो वहां उनकी टोन बिल्कुल बदल गई। वहां जाके वो चाइना की तारीफें करने पर मजबूर हो गए।
ये सारा माजरा क्या हुआ और आने वाले दिनों में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो किस तरह से शेप अप होगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसी एक बार फिर आलमी सतह पर तनकीद का शिकार है। हालिया दिनों में अमरीकी सदमहरी के बाद वो अचानक चीन के करीब होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि माजी में यही मोदी चीन के खिलाफ न सिर्फ जुबानी गोलाबारी करते रहे बल्कि उसे भारत की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते थे। आज से चीन में शुरू होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मोदी का रवैया मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ नजर आया, जहां उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग का पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया और चीन के साथ ताल्लुकात को मस्बत सिमत में बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। ये दोहरा मयार भारत की दाखिली सियासत के साथ साथ उसकी खारजा पॉलिसी की कमजोरियों को भी बेनकाब कर रहा है। मोदी जब अपोजिशन में थे तो हर तकरीर में चीन के खिलाफ बढ़ चढ़कर बात करते, यहां तक कि उन्होंने कहा था जो मेरे जवानों के सर काटे उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं। लेकिन आज वही मोदी चीनी सदर शी जिनपिंग की माला जप रहे हैं। बज़ाहिर इसी दोगली पॉलिसी को देखकर भारतीय सोशल मीडिया पर भी मोदी पर सख्त तनकीद हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि जो चीन कल तक भारतीय जमीन पर कब्जे का इल्जाम सहता रहा, आज मोदी उसके साथ हाथ मिलाने को क्यों बेताब हैं। आलमी मुबस्सरीन और तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी सरकार दरअसल भारत के अवाम को दाखिली मसाइल से हटाने के लिए खारजा पॉलिसी में बड़े बयानिए बनाती है। कभी चीन मुखालिफ मौक़िफ़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है तो कभी ताल्लुकात में बेहतरी को अपनी सियासी कामयाबी के तौर पर बेचा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय फौजी क़यादत हो या अपोजिशन, दोनों ही बारहा ये दावा करती आई है कि पाकिस्तान को चीन की तकनीकी और इंटेलिजेंस मदद हासिल रही है, जिसके बायस ऑपरेशन सिंदूर में उसे इबरतनाक शिकस्त हुई। लेकिन इसके बावजूद आज मोदी उसी चीन से दोस्ती बढ़ाने पर मजबूर हैं। ये तब्दीली सिर्फ एक खारजा पॉलिसी का रुख मोड़ना नहीं बल्कि सियासी मौका परस्ती का अमली नमूना है, जो उस वक्त सामने आ रहा है जब अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में वाज़ेह सदमहरी देखने को मिली है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मोदी के रवैये से सख्त नाला हुए जब मोदी ने न सिर्फ ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने से इनकार किया बल्कि ये तासुर देने की कोशिश भी की कि पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। अमेरिकी अखबार ने यह बात वाशिंगटन और नई दिल्ली में दर्जनों अहम शख्सियात के इंटरव्यूज की बुनियाद पर कही है। अखबार के मुताबिक अमेरिकी सदर ने 17 जून को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को टेलीफोन किया और दोहराया कि पाक भारत फौजी कशीदगी खत्म करवाने पर उन्हें किस कदर फख्र है। अखबार ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को बताया कि पाकिस्तान नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने वाला है। ट्रंप चाहते थे कि मोदी भी उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करें। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने सदर ट्रंप को बताया कि अमेरिकी मुदाखलत का जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं है। मोदी का दावा गलत था, मामला भारत और पाकिस्तान ने बराह रास्त हल किया था। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की बात टाल दी, मगर अमेरिकी सदर से इख्तलाफात और सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने से मुताल्लिक बात से इनकार ने दोनों लीडरों के दरमियान ताल्लुकात में कड़वाहट घोल दी। अखबार के मुताबिक यह तनाज़ा ही भारत और अमेरिका के दरमियान तजारती बातचीत पर भी असरअंदाज हुआ और इसका नतीजा यह निकल सकता है कि भारत अब अमेरिका के हरीफों बीजिंग और मास्को के करीब हो जाए। यही वजह है कि आज मोदी चीन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी को जरूरी समझते हैं ताकि भारत को आलमी ताकतों के दरमियान तन्हाई का सामना न करना पड़े। ये यू टर्न भारत के लिए आलमी सतह पर साख के मसाइल भी पैदा कर रहा है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि मोदी हुकूमत अपने सियासी और मुआशी मुफादात के लिए किस तेजी से बयानियां बदलती है। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है भारत की सियासत पर गहरी निगाह रखने वाले आलमी उमूर के माहिर अहमद अल अरबी ने। बहुत शुक्रिया अहमद अल अरबी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि वो नरेंद्र मोदी जो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन चलाते रहे, आजकल अमेरिका के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं भारत के अंदर से, फिर वही नरेंद्र मोदी जो चाइना के खिलाफ बयान देते रहे, बड़ी भड़के मारते रहे, तड़ियाँ लगाते रहे, आज जब वो पहुंचे हैं चाइना तो उनकी टोन बिल्कुल बदल चुकी है। वहां जाके वो कुछ और बातें कर रहे हैं। क्या समझ रहे हैं, ये कितनी बड़ी तब्दीली है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, और भारत का चीन की जानिब जाना ये सिर्फ एक रिएक्शनरी है या आपको ये लॉन्ग टर्म भी दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ जो है वो हो सकता है उनका प्लान? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त भारत जो है वो दुनिया का जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसके हिसाब से एडजस्ट करने में एक फेलियर रहा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी, आपको याद होगा कि हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर था उसके बाद से कोलैप्स का शिकार है, इग्नोर हुई है। और पूरी दुनिया में फाइव आई अलायंस ने जिस तरीके से भारत को आड़े हाथों लिया, फिर जिस तरीके से रशियन ऑयल के ऊपर जो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज किया, जो सारा कुछ हो रहा था वो एक वॉल्केनो था जो बनता चला जा रहा था।
उसका जो ट्रिगर पॉइंट था वो ऑपरेशन सिंदूर वाला फेलियर था, जिसने भारत को बैडली एक्सपोज कर दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ ये कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान में बहुत ज्यादा इख्तलाफात आना शुरू हो गए। एक तो उसका बेसिक जो एक एक जो लार्जर नैरेटिव था वो ये था कि भारत पिछले 10 साल से पूरी दुनिया को कह रहा था कि मैं चाइना का काउंटर बैलेंस हूं, हर तरह के डेटा को वो फज कर रहा था, फ्रॉड कर रहा था, और दुनिया को उसने एक झूठे बयानिए के पीछे लगाया हुआ था। जब वो एक्सपोज हुआ कि ना सिर्फ ये चाइना का काउंटर बैलेंस भी नहीं है, तो किसी तरीके से भी चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर दुनिया ने अपने रिसोर्सेज भारत से पुल करना शुरू कर दिए। और इसी वजह से अमेरिकन जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ, अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ भारत के इख्तलाफात आए। दूसरी एक मेन वजह यह थी कि भारत एक वॉर मॉन्गरिंग कंट्री है, एक जेनोसिडल मीनियक है जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है। दूसरी तरफ जो ट्रंप की पॉलिसी है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की, उसके थ्रू वो दुनिया के अंदर चाहता है कि सस्टेनेबल पीस आए, कि ताकि अमेरिका अपनी फोर्सेस को निकाल के अपने घर के अंदर अपने मसले मसाइल ठीक कर सके। तो उसका जनरल अलाइनमेंट भी नरेंद्र मोदी के भारत के साथ नहीं हो रही। जब अमेरिका की तरफ से ये पुशबैक मिला है इंडिया को, तो इंडियन अब ये सोच रहे हैं कि क्योंकि अमेरिका ने हमें डिच कर दिया तो अब हम चाइना और रशियन कैंप में चले जाएंगे। और इंडियन मीडिया जो है बहुत ज्यादा हाइपर वेंटिलेट कर रहा है कि भाई हम तो अब अमेरिका का काउंटर बैलेंस हमने ढूंढ लिया, अब हम चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे। लेकिन दुनिया इंडिया की ऐनक लगा के नहीं चलती, फॉरेन पॉलिसी बहुत कोल्ड होती है। अब नरेंद्र मोदी का जो टोन चेंज हुई है, जो बात करने का तरीका चेंज हुआ है, क्या चाइनीज को नजर नहीं आ रहा, चाइनीज डिप्लोमेट्स को, कि किस वजह से चेंज हुआ है? और 7 साल बाद उनका दौरा हुआ है चाइना का। इससे पहले भी सरकारी इजलासों में वो किसी वजीर को भेज दिया करते थे, लेकिन अब की बार वो खुद पहुंचे वहां पर और जाकर जो तारीफें की वहां पर, वो तो बिल्कुल ही उनके माजी के बयानात से यकसर वो मुख्तलिफ था जरा उनका। जी बिल्कुल, ग्रोवल करता हुआ वहां पे पहुंचा है ना नरेंद्र मोदी। अब देखें, चाइना और इंडिया का इंडिया पूरी दुनिया से किसी से छुपी बात तो नहीं है। पैसे लेता रहा कि मैं चाइना पे हमला करूंगा, क्या चाइनीज को ये बात नहीं पता? क्या आप वो स्पीच भूल गए प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की, कि जब उन्होंने आर्मी का वो सारा यूनिफॉर्म पहन के अपनी फौज को एड्रेस किया था कि हम भारत के खिलाफ हमेशा जंग के लिए तैयार हैं? क्या अक्साई चिन भूल गए हैं? क्या डोकलाम भूल गए हैं? क्या तिब्बत का मसला भूल गए हैं? तो अहमद साहब, ये जो चाइना और भारत की कुर्बत है, जरा उसका एक आगाज भी इसे आप कह सकते हैं, तो ये अमेरिका को तो मजीद ज़रा ऑफेंड करेगी। ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप अपना दौरा अमेरिका जो दौरा था भारत का वो मनसूख कर चुके हैं, जो नवंबर में होना था क्वाड के लिए। तो मजीद आपको लग रहा है कि इसके मजीद वर्ष असरात पड़ेंगे अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात के ऊपर? देखिए, अब होगा ये कि भारत को क्योंकि अमेरिका ने साइडलाइन कर दी है, तो अब चाइना और रशिया ऑटोमेटिकली इंडिया के साथ ज्यादा एंगेज करेंगे। दिस इज हाउ फॉरेन पॉलिसी वर्क्स। क्योंकि अब चाइनीज डिप्लोमेट्स और रशियन डिप्लोमेट्स को नजर आ गया है कि इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। तो आप ये देखेंगे कि चाइनीज और रशियंस की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इंडिया से हम अपना इंटरेस्ट जो है मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करें, क्योंकि इंडिया अब अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तो आप इनकी प्रॉक्सिमिटी इनकी ज्यादा होगी। लेकिन अगर ये कहें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को वो चैलेंज करेगा या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उससे खराब होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉरेन पॉलिसी ज़ाहिर सवाल तो पाकिस्तान के अंदर ये उठ रहा है कि ज़ाहिर है चाइना हमारा सबसे जो है वो मजबूत इत्तेहादी है, हर मुश्किल दौर में टेस्टेड हमारा वो है, वो इत्तेहादी साबित हुआ है। तो अब भारत की जो है चाइना के साथ अगर कुर्बत होती है तो उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात उसके पड़ सकते हैं? इसमें एक राय ये भी है कि चाइना भारत और पाकिस्तान को करीब भी ला सकता है। देखें, बात यह है कि एक रियल पॉलिटिक्स इस वक्त दुनिया में चल रही है, हार्ड पावर चल रही है, इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स चल रही है। पाकिस्तान के पिछले 70 साल से मोस्ट कंसिस्टेंट रिलेशनशिप जिस मुल्क का चाइना के साथ है वो पाकिस्तान है पूरी दुनिया में पिछले 70 सालों में। भारत की पिछले 70 सालों में चाइना के साथ दुश्मनी रही है। अब अमेरिका की वजह से वो चाइना के करीब जा रहा है। चाइनीज, अब आप रियल पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें, हार्ड पावर की बात करें, तो चाइनीज वेपन इंडस्ट्री को पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश किया भारत के खिलाफ। अब टेक्निकली अगर आप ये देखें कि भारत की अगर वेपन इंडस्ट्री स्ट्रांग हो या भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग हो या भारत की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग हो, तो वो डायरेक्टली चाइनीज इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर एज एन इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर ये टेक्निकली मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है कि भारत के और चाइना के ताल्लुकात अच्छे हों और पाकिस्तान को उसका फर्क। पाकिस्तान इज नाउ, अब नरेंद्र मोदी चाइना गया है ऑपरेशन सिंदूर की जलालत और ऑपरेशन सिंदूर की ह्यूमिलिटी साथ लेके। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हैं ऑपरेशन बुनियानो मरसूस और मार्का हक की इज्जत और विक्ट्री साथ लेके।
तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम में है इस वक्त। बहुत शुक्रिया अहमद अल अरबी साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्राइम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसराइल के जंगी जुनून की। इसराइल की जानिब से गजा में छेड़ी गई जंग अब पूरे खित्ते में फैलती जा रही है। यमन में इसराइल के एक बड़े फिजाई हमले ने खित्ते को हिलाकर रख दिया है। जुमेरात को इसराइल की जानिब से की जाने वाली बमबारी के नतीजे में हौसियों के वज़ीर आज़म अहमद गालिब अर्रहवी मुतअद्दिद वज़रा के हमरा जमहक हो गए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हौसियों ने तस्दीक की है कि दारुल हुकूमत सना में इसराइली फिदाई कार्रवाई में ग्रुप के वज़ीर आज़म जम बहक हो गए हैं। हौसियों ने तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म अहमद गालिब अर्रहवी के साथ काबीना के कम अज़ कम 18 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि अहमद अर्रहवी के जानिशीन के तौर पर नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद अहमद मिफ्ताह को कायम मुकाम वज़ीर आज़म बना दिया गया है। गालिब अहमद अर्रहवी अगस्त 2024 से हौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में वज़ीर आज़म के तौर पर काम कर रहे थे और उन्हें हुकूमत के दीगर अरकान के साथ उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो हुकूमत की मामूल की वर्कशॉप में मौजूद थे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली कार्रवाई में हौसियों के वज़ीर इत्तलात हाशिम अहमद शरफुद्दीन, वज़ीर तालीम हसन अब्दुल्ला याहिया अस्सादी और वज़ीर समाजी अमूर समीर बाजाला मारे गए हैं। इसके अलावा वज़ीर खारजा, वज़ीर इंसाफ, वज़ीर खेल, वज़ीर तवानाई और बिजली, नायब वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म के दफ्तर के सरबराह मोहम्मद अल कब्सी की हलाकत की खबरें भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म अहमद अर्रहवी की शहादत से कबल इसराइल के हमले में सना में 10 अफराद जाँ बहक और 90 से ज़ायद शहरी जख्मी हो गए थे, जिसके बारे में इसराइल ने बताया था कि यमन के ऐवान सदर को भी निशाना बनाया गया है। इस कार्रवाई से मुतालिक इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स का कहना था कि हौसियों के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है। ये इसराइल ही तय करेगा कि हौसियों के साथ जंग कब खत्म होगी। दूसरी जानिब हौसी गिरोह के रहनुमा मेहदी अल मुशात ने ऐलान किया है कि इसराइल को सना में की गई कार्रवाई का बदला चुकाना होगा और वो इसराइल के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे ताकि गजा के अवाम की मदद की जा सके। वादे रहे कि 7 अक्टूबर 2023 को गजा में जंग शुरू होने के बाद से मुसलसल हौसी इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन भेजते रहे हैं। हालिया महीनों में यमन पर इसराइल के हमलों में इजाफा देखा गया, जबकि हौसी मुसलसल कहते रहे हैं कि इसराइल के यमन पर होने वाले हमलों से हौसियों की फलस्तीनियों के हक में फौजी कार्रवाइयां नहीं रुकेंगी। अगरचे वाशिंगटन ने चंद माह कबल फायरबंदी का ऐलान किया था, ताहम इसराइल ने वाजे किया है कि वो ईरान के हवाई याफ्ता गिरोह के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेगा। इसराइल का जंगी जुनून है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। गजा के निहत्ते मुसलमानों के बाद ईरान और फिर यमन पर हमला आलम इस्लाम में तशवीश का बायस बन रहा है। अगर यह सिलसिला नहीं रुकता तो मजीद कौन कौन से मुस्लिम ममालिक इसराइल का निशाना बन सकते हैं। इसलिए एक बार फिर मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर दिया जा रहा है। आज के शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।